भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैः। वहाँ एक हमारा 300 सीटर का एक ऑडिटोरियम है और उस ऑडिटोरियम के बाद ये अपना एकेडमिक स्पाइन है और इस एकेडमिक स्पाइन के बाद ये ऐसे एक्सपांसन है। स्पाइन्स मतलब जैसे बॉडी का जो मेन पोर्शन होता है वो स्पाइन कहते हैं। तो एकेडमिया किसी भी इंस्टीट्यूट का और खासकर नालंदा जैसे एनिशिएंट यूनिवर्सिटी का एक मेन कंपोनेंट है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं एकेडमिक स्पाइन। और इसका एक्सपांसन देखेंगे तो ये स्पाइन किस तरीके से हर एक चीज़ फैला हुआ है, हाथ पैर उनकी मतलब भुजाएं, वो सारे स्पाइन से इंटरकनेक्टेड है। लेबोरेटरी, टीचिंग और स्कॉलर्स के सीटिंग के एरिया, तो ये सारे क्लासरूम्स इंटरकनेक्टेड हैं स्पाइन से। अब क्या मतलब हम वहाँ से चलते हैं जहाँ से मेन एकेडमिक स्पाइन हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ करता है वो हम नालंदा का रिलेशन है, तो वो स्ट्रक्चर से आपको मीनिंग आएगा। ये वो महाबोधि और से सैंपल लिया गया पेड़ है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था 19 जून 2024 को। लेकिन हम ये पेड़ माननीय प्रधानमंत्री ने लगाया खाली ये नहीं दिखाना चाहते, ये इसका रेलेवेंस क्या है वो बताना चाहते हैं। इंडिजिनस अप्रोच, ये पेड़ जब लगाया गया था तो हार्डली 4 इंच के थे, ठीक है। आज 24 महीने में लगभग जून से ये जुलाई चल रहा है तो चलिए 25 महीने करीब होने को आया। 25 महीने में ऑलमोस्ट 22 से 24 फीट का हाइट आया और बहुत ही हेल्दी इसका ग्रिप जब देखेंगे तो ये भी मोटा ही है। अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। क्यों हुआ? इन्वायरमेंट है यहाँ का अच्छा है। उससे बड़ा चीज़ ये है कि ये सॉइल इसकी मेन मात्र वाली सॉइल है, मातृत्व का फील करता है, ओरिजिन सॉइल है, इसमें ये बहुत फ्लोरिश कर रहा है। और ये हमने महाबोधि गया से लिया। इतिहास आप लोग बताते ही होंगे कि महाबोधि गया में कहाँ से आया, शायद श्रीलंका से। श्रीलंका ने कहाँ से लिया होगा, शायद नालंदा से। तो आई थिंक साइकिल अब कंप्लीट हुआ। तो साइकिल ही नहीं कंप्लीट हुआ, ये इंडिजिनस फिलॉसफी पे ये जो महाबोधि पीपल का पेड़ भी जिसको कहते हैं, ये इस मिट्टी के लिए ही बना है, मतलब बहुत ही परफेक्ट है। सर तो ये किस टाइप का मिट्टी? नालंदा। सर मिट्टी कौन सा है? यहाँ सिल्टी क्ले जो मतलब उसके कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें सिल्ट्स अधिक है और क्ले भी है। तो इसकी खूबसूरती ये है कि एडवर्स है। आप गर्मी में पहाड़ के पत्थर का जैसा हार्ड हो जाता है, बारिश में जैसे अभी का टाइम है आप देखेंगे तो ये मेल्ट करके मोम बन जाता है, तो, हाँ, तो ये बहुत ही डाइवर्स इसमें मतलब प्रॉपर्टी है। खैर अब फिर हम साइंस पे चले गए तो इसका क्या रिलेवेंस है वो अभी हम बताएंगे। अब इसके बाद आप ये बिल्डिंग देखिए, ये बिल्डिंग में ये जो गेट है, इस गेट की ओपनिंग देखिए किधर है। थोड़ा सा हवा जो है वो मैक्सिमम पूरब में भी थोड़ा कभी उत्तरार्ध कभी दक्षिणार्ध रहती है, तो उत्तरार्ध वाली जो हवा होती है वो मैक्सिमम आती है पूरब से। और वो हमने कैसे पाया, साल भर का विंड फ्लो एनालिसिस किया और देखा कि उत्तरार्ध है, तो हमने ये गेट थोड़ा उत्तरार्ध रखा ताकि मैक्सिमम विंड जो आए नेचुरल स्पीड पे। कैसे नेचुरल स्पीड पे? वो खाली कैप्चर नहीं करे बल्कि आप देखिए कि हमारा वुडलैंड जो माइक्रो क्लाइमेटिक अप्रोच बता रहा था मैं, तो बाउंड्री पे हमारा वुडलैंड है, मिड में ऑर्चयार्ड्स हैं मतलब फूल के, और बिल्डिंग के नज़दीक ये सारे हर्बल प्लांटेशन है। तो 3 लेयर के प्लांटेशन इसको क्रॉस करके जो यहाँ पे हवा आती है वो अभी तो चलिए 1 डिग्री का फर्क है, आने वाले 10 साल में 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क होएगा। ये हमने जो उस पर स्टडी करके पाया है। तो 3 डिग्री सेल्सियस डाउन हो करके जब हवा आएगी तो ऑटोमेटिकली 3 डिग्री तो कूलर रहेगी, तो वो हमको ठंडा लगेगा, और ठंडा हवा है तो वो नेचुरल स्पीड पे कैप्चर करे। क्यों करे वो मैं बताता हूँ। आइए
पुराने नालंदा के चारों तरफ से बिल्डिंग 8 फीट थिक वॉल कंसेप्ट थी। उस कंसेप्ट को सबसे, वो तो फिलोसफिकल, अच्छा 1 मिनट में बता दूं, ये जो गेट है, आप साउथ इंडिया में जब जाएंगे तो जैसे छिन्न मस्तिके मंदिर है, उसमें जाएंगे तो आपको एक बड़ी गेट पार करके अंदर जाना होगा। उस गेट को क्या कहते हैं वो लोग? गोपुरम। तो ये गोपुरम का कॉपी है, लेकिन जो साइंस है वो नालंदा का फुटप्रिंट है। और उसका रेलेवेंस क्या है? तो गोपुरम पिरामिड का जैसा है, ऊपर से जाकर के सिकुड़ जाता है। क्या चिमनी, ईंट का भट्ठी का जो चिमनी होता है वो भी सिकुड़ता है ऊपर से? ठीक है। क्यों ऊपर कर देते हैं? ऊपर छोटा कर देते हैं, नीचे बेस बड़ा, नहीं केवल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आए बल्कि गैस निकलने में भी वो एक हेल्पफुल कंपोनेंट होता है। तो वो हम आपको दिखाते हैं अंदर। ये जो गैप है, ये वो एक 8 फीट वाली जो कम से कम बाहर की दीवारें हुआ करती थी उसको दर्शाता है, जो मैं डबल वॉल कंसेप्ट भी वहाँ बता रहा था। और ये ओपन है, मतलब हर्मेटिकली सील्ड नहीं है, हमने इसको परफोरेटेड रखा है। तो अब आप सोचिए, जो चिल्ड एयर आई यहाँ पे, नेचुरल स्पीड पे आई, वो अंदर चली गई क्योंकि पश्चिम में खाली है। और जो हॉट एयर अंदर में जनरेट हुई, क्यों होगा जनरेट? 300 सीटिंग कैपेसिटी का ये ऑडिटोरियम है। जो ह्यूमन एम्बियंस के कारण जो हीट जनरेट होता है वो अपर सर्किट पे आएगी कि लोअर सर्किट पे? अपर सर्किट पे। क्यों आएगी? क्योंकि वो हल्का है और भारी है। एयर कौन सा? जो चिल्ड एयर है, हाई डेंसिटी होने के कारण। तो चिल्ड एयर अंदर से, हॉट एयर ऊपर से अपने आप चली गई ईंट के भट्ठी के कंसेप्ट से। तो इसका साइंटिफिक रेलेवेंस ये है। बट ये पैसिव एलिमेंट है जो हमको एक हीट कंपोनेंट से बचाता है। कैसे? ये 3 कोर पार्ट एरिया है, इसमें भी आपको देखिए उतने ही विंड फ्लो एयर महसूस हो रहा होगा। ये कवर्ड है लेकिन ओपन है। मतलब आप जब 300 सीटर ऑडिटोरियम बनाएंगे तो आपको चारों तरफ इतने बड़े इन्वेलप्स बनाने ही पड़ेंगे, सारे फायर और ये सेफ्टी को देखते हुए, 300 आदमी के मूवमेंट को देखते हुए। यही तो वेरांडा कंसेप्ट है कि हमारे घर के अंदर बेडरूम, गर्भगृह से पहले एक जो थ्रेशोल्ड होता है उसको वेरांडा कहते हैं। तो यही वो वेरांडा है। आप देखिए, एक भी कोई आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यहाँ इंस्टॉल नहीं है, एक भी एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आपको पूरे विंड का ये महसूस हो रहा होगा। तो इसका वो रेलेवेंस है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट, जब ऑडिटोरियम बनाते हैं तो पहले तो हम डार्क कर देते हैं। हमारा, मैं अभी बताया था कि मैनेजमेंट में एक बड़ा फिलॉसफी है कि आप क्राइसिस क्रिएट करो तब इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो वो हॉर्मुज वाले एग्जाम्पल मैंने दिया था। हम भी तो रात दिन वही करते हैं, ऑडिटोरियम बनाते हैं, पहले डार्क कर देते हैं और अंदर में लाइट लगा लेते हैं। वाह वाह। तो हमने सोचा कि इससे भी बचना चाहिए। इसमें देखिए कवर्ड है लेकिन लाइट आ रही है, लेकिन लाइट आएगा तो हीट आएगा। तो हीट को रोकने के लिए हमने क्या किया वो बताता हूँ। इसकी ओपनिंग्स देखिए, ओपनिंग्स रैंडम नहीं है। ये सन मूवमेंट एनालिसिस पे हमने देखा कि सन कितने डिग्री एंगल पे कब होएगा, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगा, आती है सनलाइट लेकिन इनडायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के। आइडिया ये है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डायरेक्ट स्ट्रोक अंदर नहीं आए। तो एक आपको ठीक है चिल्ड नहीं मिलेगा, एक कंफर्टेबल ब्रीदिंग तो आएगी, एक स्पेस तो मिलेगा। तो लाइट भी है, विंड फ्लो भी है, लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशंस नहीं है। तो ये जो अप्रोच था कि जिसको हम पैसिव अप्रोच कहते हैं कि बिना कोई इंस्टॉल किए हुए कोई चीज़ की आपकी कितनी और सेविंग हो जाती है, वो हमने करने की कोशिश करा। अब अगला कंपोनेंट, ये जो कीप नुमा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग छतरी कहते हैं, है ना। ये छतरी क्या काम करता है? तो आप छत के अंदर हैं, छतरी है, लेकिन ये मैं दिखा रहा था कि देखिए ऊपर से आपको थोड़ा टेपर्ड मिलेगा कीप का जैसा। तो ये जो हेल्प करता है, नहीं केवल लाइट विंड सारे बता दिया, लेकिन आप एक पब्लिक बिल्डिंग में, अपने प्राइवेट में भी होता है लेकिन पब्लिक बिल्डिंग में, प्राइवेट में तो प्राइवेट बिल्डिंग के मालिक आप हैं, पब्लिक बिल्डिंग का मालिक कौन होता है? सब होता है लेकिन कोई नहीं होता है, ये फैक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर पानी का ड्रेनेज अच्छे से नहीं हुआ तो सीपेज होता है, लीक होता है, छत पे पानी अटके पड़े हैं, 1 महीने से वो डैम्प हो रहा है।
उसको कौन देखेगा? तो ठीक है, वो सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन नहीं भी अगर कोई मेंटेन कर पा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो होना चाहिए। तो ये कीप नुमा रहेगा तो पानी गिरते ही ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे ना, तो उसका ये रिलेवेंस है, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रक्चर है। उसका एग्जाम्पल देखिए कि ये चैम्बर है, ये वाले, ये इधर में ये आप खड़े हैं इस चैम्बर पे, और ये ऐसे करके ये चैम्बर के थ्रू ये पानी कलेक्ट करके हम लोग अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं। क्यों अंडरग्राउंड? ये राजस्थान में ये कल्चर है, इसको कहते हैं टंका कल्चर। तो वो टंके में पानी रिजर्व रखते हैं और सालों भर उससे अपना वो चलाते हैं। क्यों अंडरग्राउंड? बाद में ये सारी चीज़ों के बाद सबसे बड़ी चीज़ है मिनरल्स। मार्केट में बिस्लरी का पानी या कोई भी कंपनी में नाम नहीं लेना चाहता, एडेड मिनरल्स, कुछ नहीं होता एडेड मिनरल्स। सबसे बड़ी मिनरल्स का सोर्स है धरती, मदर अर्थ। तो आपको नहीं केवल इफिशिएंसी, इवेपोरेशन, ये सारे, बल्कि मिनरल्स भी मिलते हैं। तब बोलेंगे आप कि सर आपने तो सीमेंट से बना दिया होगा, तो कहाँ से मिनरल आएगा? बैक्टीरिया तो पनप सकती है। हाँ, बैक्टीरिया तो देखिए, बैक्टीरिया तभी पनपता है जब सनरेज जाता है। अगर आपने उसको अगर सील्ड रखा है तो बैक्टीरिया नहीं पनपता। ऊपर से तो एयर ले रही है, भी जा रही है। एयर जाए, एयर से नहीं कोई फर्क पड़ता, एयर से नहीं बैक्टीरिया आता। बैक्टीरिया पानी में तभी आएगा, आप कहीं भी देख लीजिए प्रैक्टिकली, जब उसमें सन रेज जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जब फोटोसिंथेसिस होएगा ना, तभी अलगे होगा उसमें और कुछ होएंगे और तभी बैक्टीरिया आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यही तो मतलब सोशल इंजीनियरिंग है। तो आप, ये भी एक कंपोनेंट है कि आप उसको एकदम डार्क प्लेस पे रखिए तो बैक्टीरिया नहीं आएगा, तो वो भी एक रीजन है। तो ये एक फिलॉसफी है जिसको हम ये ड्रिंकिंग वाटर में इसका पानी हम रखते हैं। तो हमारे कैंपस में पानी के 3 नेटवर्क हैं। एक पानी जो छत पे कलेक्ट करते हैं, मतलब वो प्योर वाटर है, वो ड्रिंकिंग में यूज होता है। एक पानी जो वेजिटेशंस और ओपन एरिया में सरफेस रन ऑफ होता है, आहरा पाइन चहल से कलेक्ट होकर के, वो डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक मतलब धुलने, नहाने, ये सब में। और ये दोनों का जो वेस्ट होता है ना, वो फिर जाता है फ्लशिंग में। और फ्लशिंग का जो वेस्ट होता है ना, जो मैं बता रहा था बैजंती का पेड़, उस बैजंती के पेड़ के थ्रू हम ट्रीट करके और उसको रीयूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर में। 455 एकड़ की कैंपस है, तो मतलब वो इतना हमको इरिगेशन भी करना पड़ता है, और या अगर अधिक पानी हो गया तो फिर से फ्लशिंग में डाल देते हैं। तो ये वाटर मैनेजमेंट का हमारा यहाँ पे है। हम फिर आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं अंदर। वही है जो मैं बताना चाह रहा था। ये 300 सीटर ऑडिटोरियम है। अब इसमें आप किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप थोड़े इधर आ जाए सारे, किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 2 मेजर मॉड्यूल होता है। एक को कहते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट और एक को कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसा है कि आपके पास पैसे हैं तो खरीदो, नहीं है तो फिर देखो। लेकिन हम क्या करें कि अगर डिमांड साइड मैनेजमेंट करें, मतलब बिना नीड को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आप कितना सेविंग कर लें, जो अभी तक मैं बता भी रहा था। हम यहाँ कैसे करते हैं वो बताना चाहते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। मैं लाइट सारा ऑफ कर रहा हूँ मोबाइल से। मैंने सारे लाइट ऑफ कर दिए। क्या अभी भी विजिबिलिटी बना हुआ है? एक लेवल तक है, जबकि टाइम हो रहा है आपका 5 बज गए, लेकिन फिर भी लाइट आ रही है। ये डायगोनल कट्स हमने दिए हैं कि नेचुरल लाइट आते रहे बीच में भी। लेकिन भैया स्टेज पे ऑडिटोरियम है तो परफॉर्मेंस तो होएगा। कौन स्पीकर है, कौन परफॉर्मेंस है, वो तो दिखना चाहिए। तो उतनी तो कम से कम होनी चाहिए। लीजिए, मैंने उतना लाइट ऑन कर दिया। अच्छा सर, ये सब जो लाइटें जल रही है, क्या बिजली से जल रही है कि जो आपने बताया जो सोलर? देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपके पास पैसे है तो आप खरीद लो, ठीक है। जो सोलर जो भी होता है ना, ये सारे चीज़ हुए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे नहीं आया हूँ। अच्छा। मैं पहले वो बता रहा हूँ कि आप बिना खर्चा किए हुए कितना सेव कर लें। मान लीजिए आपको दिन भर में 1 kg खाना है तो आप सर्वाइव कर पाएंगे।
हम दिखाना चाह रहे हैं कि उस 1 केजी को कितना घटा सकते हैं आप। जी। क्या 500 ग्राम पे ला सकते हैं ताकि आप भी मेंटेन रहे और आपको लगे नहीं आपने घटा दिया अपने इससे डोज पर को। निर्भर ना हो ज्यादा। हाँ, तो वो 500 ग्राम लाने के बाद आपको फिर कितने खरीदने पड़ेंगे? 500 ग्राम ही खरीदने पड़ेंगे ना। तो रियल जो मतलब है वो है कि आपको 1 केजी के बजाय 500 ग्राम। तो हम कहना चाह रहे हैं, देखिए ये कितना परसेंटेज होगा लाइट का, हार्डली 10% होगा इस वेन्यू में। अब थोड़ा फेस भी दिखना चाहिए भाई, स्पीकर कोई है तो फेस भी दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइट है ये हमारे गाँव में जो छप्पर वाले घर हुआ करते थे ना, झोपड़ी, उस कंसेप्ट पे हमने बनाया है। तो ये ऑडियंस को देख रहा है। अब मैं करता हूँ स्पीकर को दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये इधर वाले लाइट को अब स्पीकर्स की विजिबिलिटी आई 10%, 10%, 20%, 20% लाइट इज इनफ टू कैटर दिस ऑडिटोरियम नीड। अब हम ये 80% लाइट की सेविंग तो हम ऐसे कर रहे हैं। केवल हम ये कर लेते तो नहीं होता, तो हमने नेचुरल लाइट से इंटीग्रेट करा। कभी ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि इसको करने के बाद इसको घटा लेते हैं, लाइट रहे लेकिन कम रहे। अब ऐसा भी करते हैं कि इसको घटा लेते हैं, लीजिए, और बढ़ाना है बढ़ा लेते हैं, जैसा नीड होगा तो हम इसको ऑटो पायलट मोड में भी रख देते हैं, और वी कैन कंट्रोल थ्रू आवर AI इंटीग्रेटेड मोबाइल एज वेल। तो मतलब जो इंस्पिरेशन है वो पुराना नालंदा ही है कि भैया नेचुरल लाइट और ये सारे कंट्रोल आज के डेट में जो है वो इंटीग्रेशन जो आज के टेक्नोलॉजी से करके हमने सारे अमलगमेट करा हुआ है। तो इस प्रिंसिपल पे ये कैंपस बना। अभी मैं जल्दी से बता ही दूं, ये सब करने के बाद मैं जैसा प्रेजेंटेशन में भी बता रहा था, 10 मेगावाट का हमारा अपना सोलर प्लांट है कैंपस पे, और 10 मेगावाट सोलर के बाद हमारा जियो थर्मल है, हमारा थर्मल स्टोरेज है, और सबसे बड़ी चीज़ें, हम 50 टन पर डे एग्रीकल्चर वेस्ट डिकम्पोज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम कार्बन कितना भी कंट्रोल कर लें इस कैंपस में, बाउंड्री के बाहर में अगर किसान जो गेहूं का बचा हुआ बिचौलिया की क्या होता है, क्या बोलते हैं, पराली, वो जला देगा तो क्या होगा भाई? कार्बन का कोई बाउंड्री होता है क्या? बाउंड्री जो 10 फीट हमने बना दिया वो कोई काम का नहीं है, वो कार्बन आएगा। तो हम एक डाइजेस्टर बना रहे हैं, 50 टन उसमें कैपेसिटी है डाइजेस्ट करने का, जो किसान ला करके उसको यहाँ पे हमको देंगे, हम उनको उनके बदले खाद देंगे, और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो हमको उससे जो गैस मिलेगा वो हमारे यूज़ में आ जाएगा। जैविक खाद देंगे सर? हाँ, जैविक खाद, जो उसका कंपोस्ट होता है। तो उस मैकेनिज्म पे हम डीएम साहब से बात करके, हमारे माननीय कुलपति महोदय का आइडिया है कि डीएम साहब से बात करके इसको फॉर्मुलेट करना है कि दे विल कम विद द गोबर एंड विल बी गिविंग देम गोल्ड टू गोबर। कैसे होगा? बिकॉज जो जैविक खाद है वो गोल्ड से कम नहीं है। गोबर यूरिया डायरेक्ट केमिकल 5 साल कर लो, 6 साल कर लो, 10 साल कर लो, 11वें साल में बंजर हो जाएगी ज़मीन। लेकिन इससे उर्वरकता आपकी बढ़ती जाएगी, हमारे स्वास्थ्य पे भी कोई फ़र्क नहीं, मतलब अच्छा रहेगा, कोई कैंसरस एलिमेंट नहीं होता। तो ये सारे स्कीम्स हैं जो हम लोग काम करें। इसके अलावा इसमें एयर कंडीशनिंग जो है, देखिए सबसे अच्छा सेविंग जो एयर कंडीशनिंग का होता है वो कूलर होता है, राइट? कूलर, वो कूलर यहाँ नहीं काम करता। क्यों? आप महसूस कर पा रहे होंगे, चिपचिपा लग रहा होगा, ह्यूमिडिटी। इस ज्योग्राफिकल एरिया में ह्यूमिडिटी का चैलेंज है, तो हमने कूलर जो नॉर्थ इंडिया में यूज होता है और ये जो ह्यूमिडिटी AC वाला है, उस दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है। यहाँ पे एक सिलिका कंपोनेंट कूलर से पहले वाले यूनिट में लगा दिया है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं DVAP, डेसिकेंट एनहांस इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन मेथोलॉजी पे उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, आप जहाँ अभी बैठे थे उसमें भी ये काम कर रहा था। यहाँ हमने अभी वो सर्कुलेशन के लिए मशीन चलाना होता है, वो बंद कर रखा है, नहीं तो वही वाटर सर्कुलेशन से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके हम कूलिंग करते हैं। NREL इज़ द नेशनल लेबोरेटरी ऑफ US, जिनने कहा कि बाय दिस वे 70% ऑफ एनर्जी कैन बी सेव्ड। दोस्तों, हमने ये इम्प्लीमेंट किया। 70% तो नहीं, ये थ्योरेटिकल ये है, बट 40% कम से कम हम एनर्जी सेव AC में भी करते हैं, मतलब वाटर मेथोलॉजी के होने के बावजूद भी। तो ये एक सारे कंपोनेंट है जो एक जीवंत उदाहरण है आपके सामने।
आप जब कभी टूरिस्ट गाइड को आप टैप करें, उनको लेकर के आएँ, जैसा कि हमारे प्रोफेसर कह भी रहे थे, तो मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप भी उनको इस तरीके से बताएं और क्या रेलेवेंस है आपके धरोहर जहाँ आप गाइड का काम करते हैं, उनको कैसे आप इससे कोरिलेट कर पाएँ, जोड़ पाए। जी। चलो आइडिया ये है कि कवर वॉक पे बनाना है ताकि रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स जो भी हो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर एक कंफर्टेबल स्पेस में मूव कर पाए। तो ये कवर वॉक है, इसका आप देखेंगे खासियत ये है कि ये देखिए कितनी चौड़ी है, लेकिन इसमें जो पिलर्स होते हैं वो नहीं है ना। तो ये भी एक मतलब वो आप आर्किटेक्चर का एक अपना अनोखा उदाहरण है, जो कि जो हमारे आर्च शेप हुआ करते थे उसके कॉम्बिनेशन से, जो सिलिंड्रिकल स्फेयर है उसके कॉम्बिनेशन से कैसे आप देखिए ये सिलिंड्रिकल स्फेयर के बीच में हमने कट्स दिए हुए हैं। तो मतलब ये क्यों वो गैप लाइट और विंड को आने देता है। और उसके बाद जो ऊपर स्पेस बना, अगेन वो छतरी वाला जो कंसेप्ट बता रहा था, वाटर कलेक्शन होता है, नहीं तो इतने ऊपर से छत पे पानी कलेक्ट होता तो मैनेज करना क्या मुसीबत होता, वो आप समझ लीजिए। तो वाटर कलेक्शन हो रहा था, फिर वो वहीं पर रह रहा है, इसको नीचे नहीं, वो देखिए पाइप नीचे आ रहा है, तो वो मतलब मैकेनिज्म से नीचे लाया जा रहा है और फिर हम उसको गाइड करके फिर स्टोर करते हैं। तो ये कवर्ड वॉकवे में आप थोड़ा सा इधर घूम करके देखिए क्या हवा आपको फील हो। तो ये जो विंड फ्लो है, अभी जो मैं कह रहा था कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट ही मैक्सिमम होता है विंड फ्लो, तो और इसका एक्सपांसन इस तरीके से किया तो दो था, एक एक्सपांसन दूसरा विंड फ्लो। आप एक्सपांसन करेंगे बिल्डिंग का, मतलब बिल्डिंग बनाते जाएंगे तो आपके विंड फ्लो रुकेंगे। तो अब था कि विंड फ्लो भी नहीं रुकना चाहिए और भाई एक्सपांशन भी करते जाएंगे, इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो वो जो कॉम्बिनेशन सिमुलेशंस में हमको करके आया, मतलब वो सॉफ्टवेयर में, फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लगाने के बाद, तो ये कॉम्बिनेशन मिला हमको, जो कि सिवाय कुछ नहीं था। बाद में हम लोगों ने देखा कि ये पहाड़ का ही तो फिलॉसफी है, पहाड़ भी इसी तरीके से एक्सपांड कर रही है ना, और विंड इसके डायरेक्शन को वो गाइड कर रही है, जो जत्ती और उधर होते हुए हवा बहती है। तो ये सारे चीज़ जो आप करते हैं, अगर एक बार देखेंगे, मतलब उसको क्यों देखेंगे कि जो हमने किया वो सही है क्या वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्या वो कोरिलेट है, तो आपको मिलेगा एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये तो है भैया, या नहीं है तो फिर से जाकर के रिविजिट कीजिए। तो ये एक उसका सेंस है। हम लोग अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए ये स्तूपा है, प्रेजेंटेशन में दिखा रहा है। आप लोग अपने अपने मोबाइल को ओपन कीजिए और कैमरे को, और ये जो बीच में है मैं करके दिखाता हूँ, हाँ उसको कैप्चर कीजिए। ये देखिए ये कैप्चर करा मैंने, राइट। और ये कैप्चर करके ये देखिए ये क्या है पता है, बुद्धा इन मेडिटेशन, बुद्धा मेडिटेशन में है और पीछे से तेज रोशनी आ रही है, ठीक है। तो ये जो वो ब्लैक वाले पोर्शन था वो स्तूपा है, जो खाली है, कैविटी है। और क्यों है, तो जो 5 नेक्टर एलिमेंट है, पंचामृत जिसको कहते हैं, या फिर आप ऐसे कहते हैं कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा अधम रचित, यह पंच शरीरा वाले कंसेप्ट, तो वो नेक्टर एलिमेंट लाइट विंड सारे आते रहते हैं, आ रहे हैं। और क्यों चाहिए वो रिलेवेंस अगेन मैं बताता हूँ, लेकिन वो तो एक बात है। अब ये देखिए जो दो स्ट्रक्चर है ये भी स्तूपा है, लेकिन ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। अब क्यों उल्टा बनाया, तो बीइंग इंजीनियर वी थॉट कि भाई रिसर्च कम्युनिटी शुड बी कंपेल्ड टू फॉलो दी एनिशिएंट नालंदा प्रिंसिपल। क्या था एनिशिएंट नालंदा प्रिंसिपल, क्यों थी फेमस इतना, उस ज़माने में भी नालंदा इतनी फेमस इसलिए थी कि उसमें डिबेट और डिस्कशन होता था, ये दो मंत्रा थे। तो हमने सोचा कि डिबेट और डिस्कशन तो आने चाहिए यहाँ के प्रैक्टिस में। तो देखिए नीचे में जो छोटे से उनके जिस पे टिके हुए हैं वो थीसिस डेमोन्स्ट्रेशन रूम है, 15 सीटर 15 सीटर, उसके ऊपर में 40 सीटर का क्लासरूम है, उसके ऊपर में 50 सीटर का क्लासरूम है। तो 40 सीटर और 50 सीटर क्लासरूम किस पे टिकी हुई है, थीसिस डेमोन्स्ट्रेशन रूम 15 सीटर। तो आइडिया क्या है, जो चीज़ें डिबेट करे जाते हैं, डिस्कस करे जाते हैं थीसिस में, वही चीज़ ऊपर पढ़ाए जाते हैं।
तो ये, और आप ऐसे कह लीजिए कि वो टिके हुए किस पे है, तो डिबेट और डिस्कशन पे। तो ये हमारे नालंदा के एनिशिएंट नालंदा का फिलॉसफी था, जिस फिलॉसफी को हमने इसमें इम्प्लीमेंट करने की, बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण हमने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को भी वही लाया कि भैया इसका भी सिग्निफिकेंस क्या है आप जानें। तो अब हम देखते हैं फिर से इधर आप स्ट्रक्चर के लिए सारे कंपोनेंट फॉलो किए हैं, और ये जोन 3 में आता है, हमने जोन 4 पे डिज़ाइन किया है, मतलब एक लेवल बढ़ा कर। दूसरा चीज़, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है पिरामिड वाला, डोम वाला, स्तूपा वाला, ठीक है। तो स्तूपा तो और जगह है, लेकिन ये तो इन्वर्टेड है, इसमें कैसे फॉलो होगा? तो उसके लिए हमने क्या किया कि जितना मास ऊपर है उतने मास हमने नीचे मिट्टी के अंदर में उसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये डायरेक्ट सीधे तरफ जा रही होगी ना, बल्ब तो नीचे की तरफ जा रही है। बल्ब अगर नीचे- भूकंप आती है तो बल्ब ये नीचे अपने जगह आके- से ये हिलेगी नहीं, वो उसके जो वेव होंगे वो डिसिमिनेशन का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न स्प्रेड होता है नीचे जाकर के। जैसे ही मतलब नीचे या कहीं भी मास बड़ा मिलेगा तो पूरे में स्प्रेड होएगा, धरती के कांटेक्ट में आएगा, स्प्रेड होएगा। तो उसका ऊपर में जितना मास है उतने ही मास उसके हमने मिट्टी के अंदर में डाले बैलेंसिंग, ताकि वो बैलेंस हो जाए, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG जो होता है वो एज क्लोज टू अर्थ रहे, तो उस प्रिंसिपल पे है। और उसके अलावे वो जो सारे आप ये देखिए, वो डायरेक्ट हम ऐसे छत बना सकते थे ना, उसके छत कैसे है, टेपर्ड है। वो 45 डिग्री पे क्या होता है, उनका जो वेव होगा वो प्रोपागेट करके आएगा, और 45 आने के बाद वो अर्थ में डिसिमिनेट होगा। तो आप देखिए 100 मीटर दोनों साइड बिल्डिंग्स हैं यहाँ, इधर भी 100 मीटर, इधर भी 100 मीटर बिल्डिंग, आप बिल्डिंग के अंदर में, ठीक है। लेकिन यहाँ भी वही बात जो वहाँ हम कह रहे थे कि कोई भी आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशंस नहीं है, और हर एक विंड में आपके काम का नहीं एयर होता है, एयर भी आपके उसमें ऑक्सीजन इनरिचमेंट होने चाहिए। तो ऑक्सीजन मेंटेन रहे, इस वजह से हमने सर्कुलेटरी प्लांट सेंटर तक लाने की कोशिश करा है अभी, और इस पे काम करने हैं, और ये ग्रो होना है। लेकिन इतना भी इनफ है, ये सेंटर तक जो हमने सर्कुलेटरी प्लांट लगाए हैं उसका रीज़न है कि ऑक्सीजन इनरिचमेंट बने रहे स्पेस में। और इतने ओपनिंग्स आप अभी प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके भी देखिए, वो जो धूप है वो कहाँ से, वहाँ से आ रही है। जब एकदम सन स्ट्रेट है तो वो नीचे ग्राउंड को टच नहीं कर रही है, वो लेग को कर रही है, और उस लेग से, मतलब वो छतरी के लेग से रिफ्लेक्ट होकर के फिर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आपने अभी अपने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम को याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि फलाना जो टीचर था फिजिक्स का, हिस्ट्री का, फिजिक्स का, और एक बात क्या मतलब पढ़ाता था। तो मतलब आपके पढ़ने का जो टाइम था वो एक आपके दिमाग में मतलब इतिहास है, और वो इतिहास, कोई भी इतिहास किसमें होता है, बुक में होता है। किसी भी बुक के कितने कवर होते हैं, 2 कवर होते हैं, फ्रंट कवर और बैक कवर। ये जो 300 सीटर क्लासरूम है हमारा, ये बुक स्टोरी पे है। देखिए ये बुक का कवर है, ये फ्रंट कवर है, फ्रंट कवर पे देवी सरस्वती जी हैं, बैक कवर पे लॉर्ड बुद्धा है। क्या मीनिंग है, तो ये जो बुक है फ्रंट पे देवी सरस्वती जी represents knowledge, Buddha represents peace, harmony. So knowledge, peace, harmony all together can actually harness the intellectual society on the globe. तो ये हमारा मैसेज है, ये जो बुक बाइंडिंग्स पे है, और इसके जितने मोटिव्स हैं इस पे वॉल पे, जो हमारे नालंदा के वहाँ पे धरोहर जिसको मतलब खंडहर भी कहते हैं, वहाँ से जो आए होंगे वो देखेंगे कि ये सारे मोटिव्स वहाँ से कॉपी करेंगे। उसी को अब हम आपको फिर से यहाँ ये प्राचीन बोल छतरी से रिफ्लेक्ट हो करके फिर नीचे आ रही है। तो मतलब इनडायरेक्ट रिफ्लेक्टिव स्ट्रैटेजी से हम लाइट दे रहे हैं, लेकिन क्या नहीं ले रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं हीट। तो ये
चलो शिवानी अलग ही लेवल झाड़ी करके आता है कहीं कहीं है ऐसा, वो थोड़ा ग्लिजरिंग आएगा है। कौन सा आग में चला नाम पे करते कितना खत्म करते हैं? अच्छा, वो सब लेके अभी कुछ दिन के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। 29 के बाद हम फ्री हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके साथ मीटिंग करूँगा। सभी ने इसके बारे में बताया। तो अभी मैं आपसे बात करता हूँ। वहाँ नहीं पड़े जीवन में नहीं पड़ेगी। कंप्रेस्ड ब्रेक है। ये है हमारा एपी टावर। बट ये दुरुस्त है, सोचिए सोचिए मर्जी उसमें एक सैनिक को बोल रहा था उड़ा तो उससे मर जाता महीना हॉस्टल वाला मैच है। कुछ का लग रहा है खाली हम लोग कुछ दवाई तो राकेश क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही रूम में सोते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें उनको क्या कभी कभी मोनोटोनिसिटी फील होगा, उनको लगेगा कि उब गया। तो उससे बाहर लाने के लिए उनको एक स्टडी एरिया दिया है, पीछे कर्टन लगा दिया तो रूम से डिस्कनेक्ट हो गए। अब मान लीजिए दो उसमें ट्विन शेयरिंग में कोई है, एक सो रहा है एक पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने वाले को दिक्कत आएगी। तो उनको स्टडी एरिया रूम से बेड स्लीप वाले एरिया से बेड वाले एरिया से आइसोलेट करके दिया। लेकिन हो क्या रहा है बेनिफिट ये हो रहा है कि उनके स्टडी टेबल पे नेचुरल लाइट जा रही है, और उसके अलावे दे गेट कनेक्टेड विद द नेचर ऑल्सो। वो बाहर देखते हैं तो नेचर से कनेक्टेड है, अंदर रहेंगे तो पंखे के अलावा कुछ नहीं देख पाएंगे। तो वो एक कनेक्ट आता है। तो जैसे पुराने नालंदा में मोनास्ट्रीज वेयर ऑल अराउंड, तो देखिए ये सारे मोनास्ट्रीज ऑल अराउंड हैं। सेंटर में एक एम्यूनिटी हॉल है, लेकिन जब कभी आप चारों तरफ से मतलब बिल्डिंग बना लेंगे, बीच में आंगन जैसा खाली छोड़ देंगे, तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि हीट आइलैंड इम्पैक्ट आता है। तो इसमें आप बिल्डिंग के जो डिफरेंट हाइट्स है, शेप है, ओपनिंग है, ये उसी को बचने के लिए है कि हीट आइलैंड इम्पैक्ट ना हो। सन मूवमेंट विंड फ्लो एनालिसिस के बेसिस पे करा गया। और उसके अलावे जो मोनास्ट्रीज मतलब वो जो बीच में एम्यूनिटी का एरिया है, कॉमन हॉल है, तो
तो वो एक कनेक्ट कर पाते हैं चारों तरफ से, और उसमें जा कर के फिर वो उनका रिलैक्सिंग प्लेस है, उनका डिबेट का पॉइंट है, उस पर वो बात करते हैं। और आपने देखा कमल सागर का एरिया में जो तालाब का एरिया था, वो उसमें उड़न तस्तरी जैसे कुछ बने हुए थे। तो दीज उड़न तस्तरीज आर एक्चुअली द ओपन एरिया स्टूडियोज। ये हमारा ओपन एयर स्टूडियो है, जिसमें स्टूडेंट्स विंटर के टाइम में तो कभी भी, लेकिन गर्मी के टाइम में शाम में और मॉर्निंग में वो जा कर के ओपन टू स्काई है, उसमें जा कर के डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो मतलब वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस करते हैं। तो उनका वो पॉस असेंबलिंग एरिया होता है। तो ये आइडिया है। ये हमारा सेंट्रल डाइनिंग है। ये सेंट्रल डाइनिंग वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के कंसेप्ट पे है। कैसे है आप अंदर चल कर खुद विटनेस कीजिए। अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और इस डाइनिंग में 25 कंट्रीज से अधिक के स्टूडेंट्स एक साथ एक छत के नीचे भोजन लेते हैं। तो इससे और बेहतर प्लेस क्या होगा, जिसको हम वन अर्थ वन फैमिली कहेंगे रिप्रेजेंटेशन में, जहाँ 25 से अधिक, 30 से अधिक, कभी कभी किसी साल 36 से अधिक, 37 से अधिक कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, और यहाँ पे मतलब उनका कॉमन भोजन का डाइनिंग का प्लेस होता है। और इस साल जैसे मोर देन 53 कंट्रीज़ के एप्लीकेशंस आए हैं, 53 देश से अधिक कंट्रीज़ से एप्लीकेशंस आए हैं। अब उसमें से सेलेक्ट होकर के कितने आते हैं, जैसे पुराने नालंदा में शास्त्रार्थ होता था, डिबेट डिस्कशन होता था सिलेक्शन के लिए कि ये पढ़ेगा तभी, जब ये इंट्रेंस मतलब नॉट आज का इंट्रेंस उस वाले मैटर पे, बट डिबेट डिस्कशन से जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट और सब्जेक्टिव नॉलेज कितना है, मेजर ये 2-3 कंपोनेंट पे हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उनको टेस्ट करते हैं, मतलब इंटरव्यू लेते हैं। पहले इंटरव्यू फेस टू फेस होता था, आज टेक्नोलॉजी है तो हम लोग ऑनलाइन भी ले लेते हैं। तो उनका एक SOP टेस्ट होता है कि आप क्यों नालंदा को ऑप्ट करना चाहते हैं, आप नालंदा से कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब कनेक्ट फील करते हैं, ताकि चेक किया जाता है कि इनका रिसर्च क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट कितना है। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको मैंडेट दे करके रखा है कि ये यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सटेंसिव इंस्टीट्यूशन है, जिसमें PG और PhD ही जनरली हुआ करता है। इसके पीछे ये जितने मतलब वो फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये हमारे पार्टनरिंग कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सारे कंट्रीज़ 17 कंट्री मिल करके नालंदा को रिवाइव करने के लिए, एनिशिएंट नालंदा को रिवाइव करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल MOU साइन किया और सपोर्ट में आए। तो दीज आर द पार्टनरिंग कंट्री ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन करके इंटर गवर्नमेंट MOU साइन करा, ईस्ट एशिया समिट में हुआ था। इसके बियॉन्ड जो है वो किचन का एरिया है, जिसमें सारे ऑटोमेटेड किचन, जहाँ 1500-2000 स्टूडेंट्स के लिए फूड प्रिपरेशन होता है। तो you can imagine this sort of automation required to us, so that's what we are performing inside. Now we'll move towards the other place. सर थोड़ा सा विस्तार से पूछिए, ये जो हर एक रूम में हम लोग इस प्रकार से कॉल किया गया शुरू कर, ये सिविल कंपोनेंट है। देखिए इसमें क्या है, वो पिलर से ये पिलर तक डिस्टेंस है 12 मीटर, मतलब 36 फीट हो गए। वहाँ से वहाँ भी 36 फीट है, ठीक है, वहाँ से वहाँ भी 36 फीट है, लगभग 12 मीटर। तो 12 मीटर बाय 12 मीटर का स्पैन में आपको एक भी पिलर नहीं दिखेगा। जब पिलर नहीं डालते हैं तो हम कैसे घर बनाते हैं, बीम डाल के। बीम का एक थंब रूल बना देता हूँ, बता देता हूँ। जितना डिस्टेंस होता है उतने इंच छत के नीचे लटकेगा। कितने फीट का है, 36 इंच, सॉरी 36, हाँ 36 इंच का, 36 फीट है ना, तो 36 फीट में 36 इंच का बीम आपको नीचे लटकेगा।
मतलब लगभग आप मिनिमम 36 इधर तो 72 इंच हो गए, सेंटर से काउंट होता है। तो लगभग आपके 4 से 5 फीट, 4 फीट का कम से कम 3 से 4 फीट के बीम लटकते हुए एकदम पहाड़ का जैसा दिखेगा। लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, सारा स्मूथ दिख रहा है। वो लगेगा कन्वेंशनली कि पता नहीं क्या बीम तो लटका दिया है सेंटर में। उसी को मैनेज करने के लिए हमने छोटे छोटे बीम बनाए, ग्रिड बनाए बीम्स के छोटे छोटे। अब ये देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, उनके बीच में वो जो है छोटा सा रिब्स, वो बीम है। तो छोटे छोटे बीम दिए तो क्या हुआ, उसका डिस्टेंस 2 फीट हो गया। तो उतने ही उसके लटक बीम जिसको कहते हैं उतनी ही होएगा। तो ये सिविल एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो हीट कंपोनेंट है उसको मैनेज करने के लिए हमने कैविटी बनाया। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जब इतने बड़े ओपन एरिया बनाएंगे तो इको होगा। तो उस इको को तोड़ने के लिए सरफेस अगर यूनिफॉर्म होगा तो रिफ्लेक्शन होगा साउंड का। आप अगर ब्रेक कर देंगे तो साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारे मोरलेस कंपोनेंट है जिसके कारण हमने ये चूज़ किया। चले वो ऑनलाइन हो गया क्या? हाँ। डेढ़ से 1 घंटा 45 मिनट लगा। इंटरनल ही है। मेरे पास था एक GoPro का ही, ये दूसरा है DJI कंपनी का। महंगा Guys, you can see now. पानी वाला सोडवा जिसको कहते हैं, डोरावा। बताते हैं। तो ये सेंटर है एट्रियम, इसके सामने ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हमने गुंबद को डायगोनल कट्स कर दिया। तो 2 डायगोनल कट किया तो 4 क्वाड्रेंट बने। और G+5 की बिल्डिंग है, मतलब 6 स्टोरी हुए लेकिन G+5 हुए। तो ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर दोनों इंटरकनेक्टेड है। जो ग्राउंड है वही फर्स्ट है। सेकंड फ्लोर पे बुक रीडिंग का एरिया है। सेकंड फ्लोर बाहर में छत से कनेक्टेड है। तो किसी को बाहर पढ़ना है या किसी को अंदर पढ़ना है तो दोनों फैसिलिटीज़ होंगे। थर्ड फ्लोर पे भी रीडिंग का है, मतलब रीडिंग सेकंड भी थर्ड भी, लेकिन सेकंड पे मेनली रीडिंग है। रीडिंग के साथ कुछ बुक रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो बुक रहेंगे वो थर्ड पे रहेंगे। तो थर्ड और सेकंड की फंक्शनैलिटी। फोर्थ पे जो मैं कह रहा था, कॉमन आर्काइवल, एक रिपोजिटरी सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं कि पूरे विश्व में जितने मैन्युस्क्रिप्ट होता है या कुछ उस पर फिलॉसफी है तो उसको डिजिटल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में जैसा भी होगा हम उस पर लाएंगे। तो मान लीजिए कि ऐसा है कि कुछ ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट होता है कि आप छू नहीं सकते। मान लीजिए वो 200 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है। तो वो कागज़ का तो एक लाइफ होता है ना, तो ब्रिटल हो जाता है। तो आप छुएंगे, इतने लोग छुएगा तो फटेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्म में डाल के, लेकिन आपको बुक का फील आना चाहिए। तो हम जैसे आज के डेट में QR कोड ट्रेंडिंग है, तो ऊपर से हमारा स्कैनर रहेगा, नीचे QR कोड रहेगा। आप जैसे ही बुक पलटेंगे तो QR कोड आ जाएगा और उसका जो QR कोड के पीछे जो मैन्युस्क्रिप्ट में मीनिंग है वो आपको वॉल पे डिस्प्ले पे दिखेगा। तो आप मतलब ये परिकल्पना हम लोगों ने किया है। और इसका सर्वर्स वगैरह
जो डेटा रखने का एक मतलब प्रोसेस होता है वो करने का है। तो ये हो गया 4th और 5th फ्लोर जो है वो हमारा मोरलेस मतलब ऑफिस और इसके जो कंट्रोल मैकेनिज़्म के लिए जो प्रोसेस होता है वो रहेगा। सर्वर का हम 4th पे ही रखेंगे और 5th पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि टॉप फ्लोर पे हाँ वो एक चांस है। ऐसे तो इंजीनियरिंग में सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन हम रिस्क ही क्यों, तो इस वजह से हम 4th पे रखेंगे। तो ये यहाँ का परिकल्पना, हाँ ये तो यहाँ का मेन गिफ्ट है। के आए हैं, इसका जो एक वर्चुअल वॉक होगा वो लास्ट में रखें। तो ये हमने सोच रखा है कि पुराने से लेकर के नए तक का एक वॉकवे बनाएंगे, वर्चुअल वॉक। तो ये म्यूज़ियम का पार्ट होएगा और इस म्यूज़ियम के पार्ट के बाद अंदर का मेन लाइब्रेरी का पोर्शन चालू होगा, जो बहुत सारी चीज़ है कि हम पूरे देश का मतलब नहीं कल पूरे देश का पूरे विश्व का जो मतलब आर्काइवल सेंटर्स बनेगा यहाँ पे, जो उनके या तो डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे हम उनके रिप्लिका को ये रिसोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, या हमारे पास फिजिकल फॉर्म में भी होएगा। तो अंदर का एट्रियम देखते हैं वहाँ से कैसे सारे गांधी मैदान में आप लोग जाते होंगे, स्टॉल लगता है तो घूमते हैं ना, तो उसी तरीके से लोग बीच से वॉक कर सकते हैं और दोनों तरफ स्टॉल होता है देखने। ऊपर में लाइट परफॉर्मेंस की कनेक्टिविटी इधर नहीं होगी, इस पे ऑडियंस रहेगी और वो परफॉर्मेंस होएगा। जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, ये होता है, तो वो करके और उनका नीचे से कनेक्शंस होता है। इसमें है कि आपको सेम प्लेटफॉर्म पे मिलेगा कि सेंटर में कुछ उनको परफॉर्मेंस देना है, स्टेज पे तो स्टेज सेंटर में दिया गया है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन से दिए हैं कि जब जैसी नीड होती है, तो इधर भी है और उधर भी है। तो ऐसे करके 13 ऐसे हैं। इससे मतलब ये क्या करोगे? अलग जैसे लोग कहते हैं तो आप उनसे घिरे हुए रहेंगे, 4-5 बार इनको होता है, तो वो पॉजिटिविटी आपके एनवायरनमेंट में बनेगी। तो ये इस तरह से चैनलिंग का जो बेसिक ये है वो सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी को आप किसी से जोड़ पाते हैं तो आप तुम फिर मिस्टेक कर रहा है यार। छोटा बड़ा सब नहीं हो जा रहा।